अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नासरीन, इस वीक की अहम डेवलपमेंट है NA 75 10 का ज़िमनी इलेक्शन जो एक बार फिर से होने जा रहा है। ये मार्का कौन जीतेगा, हुकूमत और PMLN में ये सिर्फ और सिर्फ एक सीट की जंग नहीं रही, अब ये सियासी जंग बन चुका है और ये जीत किसकी होगी, ये कल का इलेक्शन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे जहांगीर तरीन हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात और अपनी ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दी है और उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से उन्होंने जो शक व शुबात का इजहार किया है, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है, इस पर बात की जाएगी। और साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि वो पेशी के ऊपर और ये जो कहा जा रहा है कि वो पेशी के ऊपर पावर शो करने जा रहे हैं, तो क्या ये पावर शो जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कर सकते हैं या नहीं। और PDM की खामोशी क्या बताती है कि ये PDM का धड़न तख्ता हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तज्जियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे कर लिया जाए। ब्रिगेडियर साहब, आपने देखा कि NA 75 का इलेक्शन जो कि 19 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद ये और भी अहमियत इख्तियार कर गया, और उससे ज़्यादा अहमियत इसलिए भी इख्तियार कर गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर दोबारा से इलेक्शन करवाने का कहा, कोर्ट में भी मामला गया और अब एक बार फिर से ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जीत किसकी होगी और ये मार्का क्या हुकूमत सर कर सकती है या नहीं? देखें, ये एक बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर आप पहले 2018 के इलेक्शन देखें तो उसमें ये सीट जो है वो PMLN ने इसको जीता था। तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि ये अपना इनका चांस बन रहा था जीतने का। लेकिन जाहिर है कि जो प्रॉब्लम हुई, कॉम्प्लिकेशन है, ये आपके सामने है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय 23 हल्कों के तमाम एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन दोबारा करा दिया। लेकिन उसमें अपनी जो नाअहली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बिल्कुल नहीं बताई कि उनकी क्या कमजोरी थी और उनकी क्या जिम्मेदारी थी। क्या वो ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर इलेक्शन करवा सके? अगर नहीं करवा सके तो उसकी उनकी क्या कमजोरी थी, क्या दिक्कत थी, क्या उनकी अरेंजमेंट थी और किस में वो नाकाम रहे। एक तो ये बात है। और क्या अब उन्होंने वो पूरी अरेंजमेंट्स कर ली हैं? अगर ये पहले की जाती तो आज ये प्रॉब्लम ही ना होती है और हुकूमत पाकिस्तान को पूरा ठीक ठाक पैसा जो है वो दोबारा लगाना पड़ा। लेकिन इशू ये है कि अब भी इनको ये चाहिए कि जाहिर है कि हुकूमत को फ़ायदा होता है कि उनके पास अभी भी पूरी उनकी फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे कैन मैनिपुलेट, जो उन्होंने पहले भी कोशिश की। तो आई फील कि ये इलेक्शन बड़ा टफ होगा, बट स्टिल पेंडुलम शुड बी इन फेवर ऑफ PMLN, क्योंकि उनकी पहले पुरानी सीट है। मैं भी लोगों की सिंपैथी थी, इस दफ़ा उधर चली गई हूँ। डिपेंड करता है कि ये असद जो मली हैं इन्होंने कितनी अच्छी अपनी कैंपेन की है, कितना लोगों को कन्विंस कर सके हैं। क्या उस एरिया में कोई हुकूमत पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट की है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? क्योंकि जो हुकूमत का उम्मीदवार होता है उसको यही फ़ायदा होता है कि वो डेवलपमेंट कर लेते हैं उस एरिया के अंदर, ताकि लोगों को पता हो कि अगले 2.5 साल इनकी हुकूमत रहनी है तो हमें इनसे फ़ायदा होगा या अपोजिशन के कैंडिडेट को जिताने में फ़ायदा होगा। ये चीज़ें होती है। जनरली हुकूमत को फ़ायदा होता है, हुकूमत काम भी करवा देती है, डेवलपमेंट करवा देती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले क्या किया, क्या जो खामियां पहले थी वो पॉइंट आउट नहीं की गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सकती है? देखें, इस दफ़ा मेरे ख्याल में जो उनको अपनी खामियां नजर आई पूरी कर ली हैं। उन्होंने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में डिक्लेयर कर दिए हैं। नंबर 2, उन्होंने रेंजर्स को भी बुला लिया। इवन फौज इज़ देयर, कोई पीछे एमरजेंसी के लिए। फिर कोई करेक्शन फोर्स जो पहले नहीं बनाई थी वो बना लिया। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो फोकल पर्सन इलेक्शन कमीशन का सियालकोट में बैठा हुआ डस्का में टू कोऑर्डिनेट इलेक्ट द 11th आवर विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो क्या अरेंजमेंट की हुई है। फिर आपने फॉर्म 45 कैसे फिल करना है, रिटर्निंग ऑफिसर को कैसे रिजल्ट पहुंचना है, सारा दे शुड हैव। अभी एक इलेक्शन है, एक शुड एंश्योर कि ये फूल प्रूफ होता है और लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक जाके हर पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करते हैं विदाउट फियर और इंटरफेरेंस। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन वही है,
पहले भी हमने नहीं देखा कि किसी को सज़ा या जज़ा का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ हो, और जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो कहाँ रहे, वो 22, 24, 12 घंटे कहाँ गायब थे, इसका कोई इल्म नहीं है। ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ सामने नहीं आए। नौशीन हामिद साहबा ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि कैमरे लगाए जाएं आप, जो कि में भी मुमकिन ना हो सके। तो ये ख़दशात हैं इस इलेक्शन के हवाले से। अगर एक इलेक्शन ना हो सका शफाफ और उसके ऊपर सवाल उठते रहे तो फिर बाकी इलेक्शन का क्या होगा? देखें, ये एक मेरे ख्याल में कमीशन उन्होंने बनाया जो इंक्वायरी कर रहा है टू अपोर्शन ब्लेम, ये उस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ पर थे, क्यों वहाँ पर थे, किसकी मर्जी से गए थे, कौन से इन्वॉल्व था, उनको सजा के देनी चाहिए। आई थिंक वो एक इंक्वायरी चल रही है, बट ये इंक्वायरी वगैरह इतनी लेट नहीं करना चाहिए। हमारा ये जो डिसीजन होता है ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो आपको इमीडिएट 1 महीने में इंक्वायरी करके ख़त्म करके बजाय इसके लटका के रख दिया है, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट भी आपके सामने, इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट भी ऐसी आती रही हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात की तो उसके फॉर रिबटल आ गया। दिस शोज पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। चाहे आप सेनेट के इलेक्शन में देखें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि प्लीज डिवाइस एनी मीन्स टू एंश्योर फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन वो नहीं करवा सके। हर बात पर उन्होंने कहा जी कि नहीं जी अब तो सिर्फ कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सीक्रेट बैलेट्स होंगे। राइट जी, ठीक है। मैं आती हूँ ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब, लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि ये मार्का कौन सर करेगा, PMLN या फिर इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में होने का हो सकता है, और दूसरा क्या ये शफाफ इलेक्शन होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार के साथ इस इलेक्शन में जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हुआ, बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका मौक़िफ़ रद्द किया, और हम साफ देख रहे थे कि इलेक्शन के जो तहरीक इंसाफ है वो हल्के में दोबारा इंतखाब से भागना चाह रही थी, और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब ना हो। उनकी जो ये कोशिश है वो उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर करती थी, क्योंकि वो हल्के में दोबारा इंतखाब नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले बड़ी मुश्किल मैनेज किया धुंध में और सबको करके। अब बात की जाती है बार बार कि जी इलेक्शन कमीशन नहीं करा सका। भाई इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई फोर्स तो नहीं है, उन्होंने तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से इलेक्शन कराना है, और इस मुल्क में फ़ौज के ज़रिए इलेक्शन कराना कोई मुल्की मफाद में नहीं है। फ़ौज को इस किस्म के तनाज़ात से दूर रखना चाहिए, और ये काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। क्या हुकूमत ने कोई इंक्वायरी में इलेक्शन कमीशन की मदद की? जब इलेक्शन कमीशन ने कहा डस्का का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो हुकूमत ने तो इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े मांगने शुरू कर दिए। क्या आप इस्तीफ़े देते हैं? आप कौन होते हैं दोबारा इलेक्शन कराने वाले? मुझे तो डर था जिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप दोबारा इलेक्शन होगा डस्के में, कहीं हुकूमत के वज़रा मिलकर सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफ़ों का मुतालबा ना करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन से इस्तीफों का मुतालबा किया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी करके दिखाते, जरा हिम्मत तो करते। वहाँ तो तौहीन अदालत के डर से फिर किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं है। तो मैं समझता हूँ PTI काफ़ी नेगेटिव बैगेज के साथ डस्का के इंतखाब में गई है। उनका कॉन्फिडेंस भी शेक था, वो जाना भी नहीं चाहते थे, उन्हें हल्के की पोजीशन का अंदाज़ा भी था। PTI के कॉन्डक्ट से ये लगता है कि शायद वो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। उन्हें अंदाजा था कि वो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए वो इससे भागने की कोशिश कर रहे थे। हुकूमत में होने के बावजूद फिरदौस आशिका, अवान साहिबा, उस्मान डार ये एक्टिव रहे, कैंपेन करते रहे, और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद क्यों कमज़ोर पिच पर है? क्या पब्लिक जो है उस तरह से हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है? देखिए, सारे ज़िमनी इंतखाब हुकूमत ने हारे हैं। नौशहरा से लेकर आप जितने भी ज़िमनी इंतखाब देख लें, वज़ीराबाद से लेके, हुकूमत ने एक वो कोरम एजेंसी के अलावा कौन सा इंतखाब जीता है जिस पर अपनी जगह उस इलाके के हवाले से सवालिया निशान है। लेकिन हमने देखा है कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात जहाँ निस्बतन बेहतर इंतखाब हुआ है वो सारे अपोजिशन ने जीते हैं, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KP में हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड तो हमें अपोजिशन का जीतने का नज़र आता है। कोई PTI का ज़िमनी इंतखाब जीतने का ट्रेंड हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद कि वो हुकूमत में है,
उनके पास हुकूमत के वसाइल हैं, धुंध भी उनके हक में है, लोग भी उनके साथ गायब हो जाते हैं, उनके पास लोगों को गायब करने की ताकत भी मौजूद है इंतखाबी अमले को, लेकिन इस सब के बावजूद पीटीआई ज़िमनी इंतखाब जीतती हुई नजर नहीं आ रही। साहब ये तो क्रेडिट दें हुकूमत को कि एटलीस्ट वो ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो रहे। जिस तरह से जो साबका हुकूमतें हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो असरअंदाज होती रहीं, तो ये हुकूमत एटलीस्ट आप ये तो क्रेडिट दें हुकूमत को कि वो असरअंदाज नहीं होते ज़िमनी इलेक्शन पर। वो कहते हैं किसी का मुंह लाल हो तो अपना मुंह चपेड़े मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। अगर इनको धांधली भी नहीं करनी आती है तो हम क्या कर सकते हैं? जो इनको धांधली करके देते थे वो अब नहीं करके दे रहे हैं। अब आरटीएस नहीं बैठ रहा है, और अगर अब आरटीएस नहीं बैठ रहा है, इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तो पीटीआई मुश्किल में है, क्योंकि वो तो आरटीएस बिठाकर ही इलेक्शन जीतती है। अब आरटीएस नहीं बैठ रहा है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो पीटीआई को समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आरटीएस बिठा के इलेक्शन जीतना आता है। अच्छा, तो अब जब आरटीएस नहीं बैठ रहा तो फिर इनको नहीं जीतना आ रहा। अच्छा, वैसे कैसे जीत सकते हैं? किंग्स पार्टी है, किंग्स पार्टी ने जी इस मुल्क में किंग्स पार्टी ने हमेशा अंपायर की मदद से इलेक्शन जीता है। किंग्स पार्टी ने कभी अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीता है। अगर अंपायर निस्बतन न्यूट्रल हो जाए तो किंग्स पार्टी का यही हाल होता है। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन एम्पायर न्यूट्रल कब होता है? ये जब जो जीत जाए वो कहता है एम्पायर न्यूट्रल है, और जो हार जाए वो कहता है एम्पायर न्यूट्रल नहीं है। ये अलमिया है, इसको समझना ये कौन सी रॉकेट साइंस है मेरे हाल में समझने के लिए ब्रिगेडियर साहब का तज्जिया चाहिए होगा। लेकिन ब्रेक से मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे NA-75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जीत किसकी होगी? मुजम्मिल साहब ये कह रहे थे कि जीत उसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिन है जब एम्पायर साथ हो और आरटीएस का सिस्टम बैठ जाए। अब आरटीएस सिस्टम जो है अपडेट कर दिया गया, बिल्कुल परफेक्ट है, तो शायद अब उनकी जीत मुमकिन ना हो सके। ब्रिगेडियर साहब, आप इत्तफाक करते हैं मुजम्मिल साहब की बात से? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फौज बिल्कुल अभी न्यूट्रल है। फौज बहुत नेशनल इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर आपके सामने आप दहशतगर्दी की बात करें, ज़रब अज़्म में है, रद्दुल फसाद में है, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसमें मसरूफ़ है, अपने पेशा वराना जो ट्रेनिंग है उसमें मसरूफ़ है। तो फौज इस वक्त बहुत ज़्यादा मल्टी फैसिलिटी एरियाज के अंदर मसरूफ़ है। लेकिन देखें, इस वक्त फौज जब आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत कर रही है, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है मॉनिटर कर रहा है, फिर आप तमाम हर एक ऑपोजिशन को मॉनिटर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे शुड बी एबल टू डू एनीथिंग। बात ये कि आप कितने अच्छे स्मूथ तरीके से इलेक्शन को होल्ड करते हैं, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए हैं, वहाँ पर सिस्टम ऑफ वोटिंग कैसे होता है, कोई करेक्शन फोर्स कैसे होती है, आपने ये चीज़ें चेक करनी है। और आपने फोकल पर्सन किसको लगाया हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे अरेंजमेंट कर रहा है। आई थिंक इस वक्त गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं, क्या हमें PMLN के कैंडिडेट को वोट देने का क्या फ़ायदा होगा, या हमें फ़ायदा होगा PTI के कैंडिडेट को देने का जो 2.5 साल हुकूमत में है, हमें उनसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काफ़ी काम हो सकते हैं, लोगों की जॉब्स होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दे वांटेड। तो ये एक अलग कंसिडरेशन है, डिपेंड करता है कि पीटीआई ने अपना कैंडिडेट कैसे फील्ड किया, कैसे उन्होंने। ब्रिगेडियर साहब, आपका ये कहने का मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन फ़र्क है, वो एक अलग है और ये मामला अलग है। लेकिन जनरली ज़िमनी इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होता है उसमें हुकूमती पार्टी को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास पावर होती है और वो वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो मैं हैरान हूँ कि इन्होंने नौशहरा का इलेक्शन भी हार दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाई इलेक्शन भी ये हुकूमत नहीं जीत रही, जो इनको फ़ायदा हो सकता है या अपनी परफॉर्मेंस से एज ले सकते हैं, वो एज नहीं मिल रहा। तो या तो ये कहें कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं हैं, इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी वोट नहीं दे रहे। देखिए, एक ये वजह हो सकती है, एक और वजह भी है कि ब्यूरोक्रेसी भी इनके साथ है, ऑपोजिशन के साथ है, क्योंकि वो पोलिटिसाइज है, या वो पीपल्स पार्टी के साथ थे या वो PMLN के साथ थे। ये फर्स्ट टाइम की एक थर्ड पार्टी आई है, और वो जाहिर है कि थोड़ी सी करप्शन के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू सख्त है, जिसकी वजह से पूरी ऑपोजिशन
most of the bureaucracy, आपका पूरा माफिया, they have all ganged up against this party. So this is one of the factors why they are suffering. Otherwise, हुकूमती पार्टी को हमेशा ज़मीनी इलेक्शन में फायदा होता है। जी राइट, मैं चाहूंगी मुजम्मिल साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें। मुजम्मिल साहब, बरगेडी साहब तो कह रहे हैं कि ये अगर एक वजह ये हो सकती है, लेकिन दूसरी वजह उन्होंने बताई है ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही पीटीआई की हुकूमत के साथ। देखिए, ब्यूरोक्रेसी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही तो उसकी वजूहात जो हैं वो ये नहीं है कि वो नून लीग के साथ है। उसकी वजूहात नैब हैं। वो कहते हैं कि हमें भी मुकद्दस गाय का स्टेटस मिलना चाहिए जैसे जुडिशरी और दीगर इदारों को हासिल है, और अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को नैब के ज़रिए पकड़ेंगे तो वो फिर काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम काम क्यों करें, कल को नैब में हम फंस जाएं, काम हम इनके करें और फंसें हम। तो उसकी वजूहात तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कई दफ़ा ब्यूरोक्रेसी से ख़िताब किया है, फिर चेयरमैन नैब ने भी ब्यूरोक्रेसी से ख़िताब करना शुरू किया और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू किए, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। हमने फिर देखा, फिर एक ऑर्डिनेंस से आपने जब कारोबारी लोगों को नैब से निकाला तो ब्यूरोक्रेसी ने कहा हमें भी निकाला जाए, उसकी भी बहुत सी प्रपोजल सामने आई। तो उसकी वजह तो कोई और है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो लोग नून लीग के साथ हैं। 70 साल से हमने देखा है कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने हर आने वाली हुकूमत को सलाम किया है, चाहे वो आमर की हुकूमत हो, चाहे जमहूरी हो, चाहे एक जमात की हो, चाहे दूसरी जमात की हो। ब्यूरोक्रेसी हर हुकूमत के साथ चली है, इनके साथ नहीं चल रही। तो उसकी और वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये नहीं है कि वो नून लीग के साथ लॉयल हैं। नून लीग के साथ लॉयल हों तो पोस्टिंग ही ना लें। जी ठीक है, मैं चाहूंगी कि बरगेडिया साहब कमेंट कर दें। बरगेडिया साहब, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि वजह ये नहीं है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है, वजह ये है कि नैब के जो केसेस हैं, नैब जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, नैब के ज़रिए जो उनको पकड़ा जाता है, इस वजह से वो खौफजदा है और इस वजह से वो इस हुकूमत के साथ किसी भी फैसले में किसी भी अमल में शामिल नहीं होती और इसी वजह से नाराज़ है। आप ये बताइए कि पिछले 2 साल में कौन सी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नैब ने कार्रवाई की है? आई हैव बीन अ डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स इन नैब के अंदर रहा हूँ। पहले बल्कि ज्यादा होता था आपके पीएमएलएन के वक्त में, पीपल्स पार्टी के वक्त में। अब तो कोई केस नहीं है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्यूरोक्रेट इज द वन जो आपको करप्शन की तरफ सियासतदान को रास्ता दिखाते हैं, उनको निक्स एंड कॉर्नर्स बताते हैं, उनको विंडो दिखाते हैं किधर की जाती है। ये फैक्टर्स हमारे मुल्क में करप्शन के। अदरवाइज सियासतदान को नहीं पता कि आपने आईटी के मिनिस्ट्री में या आपने दूसरी मिनिस्ट्री में कौन कौन से ग्रुप पोस्ट निकालने हैं, वो ये बताए जाते हैं। पहले देखें, पहले ये होता था सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन होती थी, ब्यूरोक्रेट भी डिवाइड हुए हुए थे। एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट पीएमएलएन का था, एक पीपल्स पार्टी का था और वो बारियां लगी हुई थी। दिस द टाइम नोबडी इज देयर। तो ये एक एक्सक्यूज है। अदरवाइज आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट की भी कमजोरी है। अगर गवर्नमेंट ने इस वक्त महंगाई कम की होती, गवर्नमेंट ने लोगों के लिए जो इंक्रोचमेंट जिस तरीके से ड्राइव सोचे समझे बगैर लोगों को घर गिरा दिए, वो आपके सामने है। ये चीजें जो गवर्नमेंट का ग्राफ डाउन हो, गवर्नमेंट हैज टू थिंक। पीडीएम तो तकरीबन इट इज फिनिश्ड। नाउ इज द टाइम कि पीटीआई कैश करे सिचुएशन को। लोगों, ये रमजान का महीना आ रहा है, कीमतें कम हो, महंगाई कम हो, लोगों को रिलीफ लेकिन हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत जो अब आ रहा है कि 1270 अरब डॉलर जो है वो अब और टैक्स इकट्ठा करने के लिए और साथ में जीएसटी बढ़ाने के लिए बिजली की कीमतें 5 रुपए मजीद इजाफा करने के बारे में सोच रही है। तो ये सब होगा तो महंगाई तो मजीद इजाफा होगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस का आप हाल देख लें। देखें आलिया, उसके साथ 2-3 और फैक्टर्स हैं ना। आप जब आए थे, आपके मैनिफेस्टो में था कि आप मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, नंबर 1, और मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। दोनों हम नहीं कर सके। कौन सा मुझे बता दें, नवाज शरीफ फैमिली का केस हो, ख्वाजा साद रफीक का हो, ख्वाजा आसिफ का हो, वो फवाद हुसैन फवाद का हो या आहद चीमा को, हमने कोई पैसा रिकवर किया और किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा हमारे सामने उसके। जी सेकंड, एक और बात है कि आपका एफपीआर में 2000 से 3000 अरब रुपया एक साल में लूटा जाता है। क्या हमने उसको कुछ कंट्रोल कर सके? हमने अपने हाउस ठीक करना है। हम आई गवर्नमेंट की जो बात भी करते हैं, अपना घर तो हम ठीक कर लें। इसके लिए तो वी नीड अ गुड गवर्नेंस।
जी We need a राइट ये हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर भी जाहिर है कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मजीद इसके ऊपर बात नहीं करते। बात हमने करनी है क्योंकि नेक्स्ट जो है वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब अपने ही दोस्त, अपनी ही हुकूमत जिसके लिए वो जोड़ तोड़ करते रहे, अब उसके खिलाफ हो गए हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जब अपने मामलात आए हैं और ज़ाती मामलात आए हैं, जहांगीर तरीन साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ हो गए जिनके वो साथी थे। तो ये जो खिलाफ है ये बज़ाहिर हकीकत है या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए? देखें, वो कहते हैं पंजाबी में, दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना है। बात यह है कि पीडीएम के टूटने पे जो शादियाने बजाए जा रहे थे और जो मेरा मतलब जीत के गीत गाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो अब तहरीक इंसाफ के टूटने पर क्या कहेंगे? वो तहरीक इंसाफ के अंदर तरीन ग्रुप के सामने आने पर क्या कहेंगे? तो और फिर ये भी तो सवाल है कि अपोजिशन की मनी लॉन्ड्रिंग के केस नैब देखेगी और तरीन साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस एफआईए देखेगी। ये इम्तियाजी सलूक भी क्यों होगा? और देखें, तरीन साहब को तो ये भी कबूल नहीं है कि उनका केस जो है वो एफआईए ही देख ले। जिस मनी लॉन्ड्रिंग, खुद शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है तरीन साहब पे, वो केस एफआईए देख रही है। उसी किस्म की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम हमजा शहबाज पे था तो उन्होंने 20 महीने कैद काटी है। तरीन साहब की तो बेल बिफोर अरेस्ट हो रही है, लेकिन उन्हें ये भी कबूल नहीं है और वो पार्टी के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। वो मज़ीद शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। असल में 2.5 साल सारी तवज्जो तो अपोजिशन पे रही है, अपने घर की तरफ तो, अपनी पार्टी की तरफ तो खान साहब ने कोई देखा ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं और जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो आगे बजट में गेम चेंजर होंगे अगर वो अपने ग्रुप के एमएनए एमपीएस बाहर निकाल लेते हैं और वो रिवोल्ट करते हैं, जैसे कि राजा रियाज और ग़ुलाम बेबी भरवाना और नुमान रंगरियार और खुरम लगारी और सलमान और ये सब लोग सामने आ रहे हैं। तो इतनी छोटी मेजॉरिटी है, थिन मेजॉरिटी है कि ये 8-10 लोगों के उठने से बजट कैसे पास होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तरीन साहब के साथ लड़ने की ये हुकूमत मुतहम्मल नहीं हो सकती। जी ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब से चाहूँगी कि इसके ऊपर कमेंट लूँ, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है। मजीद एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए पीडीएम खतरा हो या ना हो, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खतरा क्रिएट कर सकते हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसकी अभी भी मीटिंग हो रही है और इसमें ये मशवरा किया जा रहा है कि नेक्स्ट पेशी पर वो एक पावर शो करेंगे। वो पावर शो किसको दिखाने के लिए है? इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कितना ख़तरा है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब, एक तो ये है कि आपने अगर ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पीएमएलएन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस देखने हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी तो उसी का हिस्सा है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब इस तरह से बोलेंगे तो हुकूमत जो है वो मुश्किल में दिखाई देगी। तो हुकूमत क्या करेगी? फिर पीएमएलएन को भी, पीपल्स पार्टी को भी एडजस्ट करना होगा अगर जहांगीर तरीन साहब को करती है तो। लेकिन पीपल्स पार्टी को तो मेरे ख्याल में पहले ही उन्होंने थोड़ा बहुत काफ़ी रिलैक्सेशन दी हुई है। अगर आप देखें इनमें सारे कैसे गवर्नमेंट हैं, फिर जरदारी साहब को परमानेंट इस्तीफा मिल गया हुआ है, तो जमानत परमानेंट मिल गई थी। लेकिन इशू ये है कि मुझे एक समझ नहीं आती पीटीआई की कि आप अभी एक, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि पीडीएम खुद ब खुद ख़त्म हो गई, जैसे भी हो गया, तो आप इस सिचुएशन को कैश करने के बजाय एक और कॉकबंद में जाके फंस गए और आपने एक और नया इशू निकाल लिए। तो आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हु इज देयर एडवाइज़र, उनको कौन एडवाइज़र हैं जिनके बताते हैं। अगर साइंटिस्ट के शुगर मिल्स हैं, उनके लोग हैं, वाइस जहांगीर तरीन साहब का नाम उछाला जा रहा है, टीवी पे आ रहा है, हर जगह जिक्र हो रहा है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? तो पीटीआई शुड इंश्योर के कम से कम उनको हाईलाइट तो ना करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्या देखें, इमरान खान साहब को इससे ज्यादा इंसाफ, ये भी तो एक एस्पेक्ट है कि इमरान खान साहब इससे ज्यादा इंसाफ क्या कर सकते हैं इस मुल्क और कौम के साथ कि उन्होंने अपने ही दोस्त जिन्होंने पार्टी में बहुत सारा काम किया, हुकूमतें बनाई भी उनके साथ मिलके, आज वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है, बिल्कुल वो दुरुस्त कर रहे हैं इंसाफ के तकाजे के मुताबिक। जरूर सजा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बट वाई टू हाईलाइट सो मच
बाकी किधर हैं? मुख्तार खुसरो साहब गायब हैं, और इतने सीन के बड़े बड़े जो एक टाइकॉन जो वो कहाँ पर हैं? आप इनको चलने दें ना, अपने एफआईआर में जा रहे हैं जाने दें, एफआईआर कटने दें, केस चलने दें, बट वाई टू आप उसको ह्यूमिलिएट तो मत करें। वो इंसान जिसने आपके साथ पहले दिन से खड़ा हुआ है, उसने आपके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की है, एंड योर गवर्नमेंट इन पंजाब एंड सेंटर स्टैंडिंग जस्ट फ्यू वोट्स के ऊपर, इधर उधर के ऊपर वोट हो जाए तो आप चले जाएंगे। तो अपने आप गवर्नमेंट अपने आप को खुद जिस स्टेबल तरह तो से करना मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि नैब से केस निकाल के, सेम केस हमजा शहबाज के खिलाफ भी था, वो नैब से निकाल के एफआईए को दे दिया। इससे ज्यादा हुकूमत क्या करे जहांगीर तरीन साहब के लिए? आखिर केसेस तो सुनने हैं, चलने हैं। देखें, बात यह है कि इनके कितने लीडर हैं जो उनके से जहांगीर तरीन के ताल्लुकात अच्छे हैं। somebody can approach him, tell him to keep quiet, tell him some taster टूल से डिस्कशन करें, उनको बताएं कि कैसे करना है, पार्टी के इंटरेस्ट में क्या है, तो कोई ना कोई तो हल निकाले ना। बट ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात है कि आप एक जगह से निकलते हैं, बचते हैं, दूसरे में जाकर फंस जाते हैं। You don't have a time to stabilize the situation. तो बरगेडिया साहब जहांगीर तरीन साहब प्रेशर डालना चाह रहे हैं हुकूमत के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर ले। जहांगीर तरीन साहब नहीं कर रहे। देखें, आपकी जब पार्टी के हैं, somebody should talk to him कि ये चलता रहेगा, बट ना आप ऐसी कोई बात करें कि जिससे पार्टी को नुकसान हो, ना पीटीए को ऐसी बात करनी चाहिए। बाकी केसेस चले दें, बट somebody should approach, सारे इनके फ्रेंड्स होंगे, कोई उनका वो क्यों ना करेंगे? जिसकी दुम पे पाँव रखा हुआ है वो अपनी पावर शो भी करेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहा जाता है जहांगीर तरीन साहब के हल्के में ही, जहांगीर तरीन साहब के हल्के में ये डिस्कशन की जाती है कि जहांगीर तरीन साहब कुर्बानी का बकरा इस हुकूमत के लिए। ताहयात नाहिली उन्होंने फेस की इस हुकूमत के बारे में, इस हुकूमत को लेकर, इमरान खान साहब को लेकर उन्होंने एटीएम के ताने उन्होंने सुने, पंजाब हुकूमत को जोड़ तोड़ करने के लिए उन्होंने एफर्ट की, सेनेट इलेक्शन हो इसके लिए वो काम करते रहे, लेकिन आज जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो दिस इज व्हाट इट इज। बुरे कामों का बुरा नतीजा, बुरे कामों का उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं जिनके उनको अच्छे नताइज निकलने थे? जब आपने बुरे काम किए हो तो उसका नतीजा बुरा ही निकल सकता है, उसमें से बुराई में से खैर कहाँ से निकाल लेंगे आप? ये जो आपने जितने काम जहांगीर तरीन साहब के गिनवाए हैं अभी, ये मुल्की मुफाद में है, इनसे पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ है। ये जो उन्होंने एटीएम चलाया है, जहाज चलाए हैं, हुकूमतों गिराए हैं, लोगों की वफादारियाँ खरीदी हैं, पैसे खर्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुफाद हुआ है। ये अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इनका नतीजा अच्छा निकलना चाहिए था। बचपन से पढ़ते आए हैं बुरे कामों का बुरा नतीजा, बुराई में से खैर नहीं निकल सकती। जी ब्रिगेडियर साहब आप बात मुकम्मल कर लें। देखिए, बात ये है कि आप ये बताइए कि अगर उन्होंने इतना कुछ इन्वेस्टमेंट की है, पीटीए को लेकर आए हैं, तो एक तो कौम का भला भड़ा किया है कि एक चोर को जो जाके दुबई में वहाँ इंग्लैंड में बैठे हैं, पैसा मुल्क का लूट के और दिन दनाते उसी अपार्टमेंट में जिसको कहते थे मेरा नहीं, कतरी खादी लेकर आ गए। दोनों बेटे वहाँ बैठे हुए हैं, समधी बैठे हुए हैं, दुनिया वहाँ से बैठ के यहाँ पर लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये तो कम अज़ कम उनको निकाला, ये तो क्रेडिट देना चाहिए जहांगीर तरीन साहब को। आई एम नॉट इन एनी पोलिटिकल पार्टी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि हमें एक नई पार्टी आई है, उसको पूरे 3 साल देने चाहिए, 5 साल देने चाहिए। उसके बाद लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि ये डिलीवर नहीं कर सके, ये अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते और किसी और को ले आए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जमहूरी तरीका नहीं कि आप पीडीएम बना लें, मुल्क के खिलाफ, आप फौज के खिलाफ बात शुरू कर दें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू कर दें, उनके उल्टा ये शुरू कर दें क्योंकि वो आपको करें। इनकी गवर्नमेंट की कमजोरी ये है कि जो उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर सके। नैब ने पैसा रिकवर नहीं कर सकी। नंबर 2, चोरी हो रही थी 2-2.5 हज़ार की, एफबीआर को वो कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि ये इनके काम थे करने के लिए, जिसकी वजह से ये लेट ऑन हो रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल के पूरा खिलाफ हो चुका है। जी मुजम्मिल साहब आप क्या देखते हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ हुकूमत इमरान खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कोई सुलह सफाई हो जाएगी, या आपको लगता है कि एक उभर कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ब्रिगेडियर साहब की बात के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि आज तो पीडीएम बनाना बड़ी ज़्यादती हो गई। कल 126 दिन का जो धरना दिया था वो आइन के मुताबिक था।
कल जो मेरा मतलब है कि हुकूमत 1.5 साल बाद ही गिराने के लिए इमरान खान साहब निकल चले थे, उसकी किस आइन में गुंजाइश मौजूद थी कि 1.5 साल बाद ही एक हुकूमत को गिरा दिया जाए? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हुकूमत के हक में फैसला दिया, लेकिन आप 126 दिन एक कंटेनर लेके बैठे रहे। अब आज़ाद, वो क्या कहते हैं, यादें माजी अजाब है यार अब। लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो के साथ अगर इमरान खान सुलह करें तो भी मरते हैं। सारी अपोजिशन कहेगी कि जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया और एनआरओ दे दिया, वो भी मुश्किल है इमरान खान के लिए। और अगर वो कार्रवाई जारी रखते हैं, ये नरम सी जो उन्होंने शुरू की है बेमानी सी एफआईए के ज़रिए, तो भी उनके लिए डेथ वारंट है। इमरान खान एक ऐसी बंद गली में है कि ना वो तरीन को छोड़ सकते हैं ना तरीन को रख सकते हैं। रखेंगे भी तो भी मरते हैं, छोड़ेंगे तो भी मरते हैं। तो सियासी तौर पर वो ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि शायद इसका उनके पास कोई हल नहीं है। जो हल करना है वो तरीन साहब नहीं करना है, वो खामोश रहें, पावर स्ट्रगल करें, चैलेंज करें, जो भी करना है तरीन साहब नहीं करना है। इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्ज़िया दिया। ब्रिगेडियर साहब आपकी न्यू करूंगी। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब तो दोनों तरफ से ही, फिर आप देखें कि दोनों तरफ से ही उनके लिए मुश्किल है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो भी वो मुश्किल में फंसेंगे, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? आई थिंक इमरान खान का रास्ता सिंपल है कि ही शुड लेट द केस प्रोसीड लीगली। थोड़ा सा स्लो करें केस को, बाकी वो भी खामोश हो जाएंगे, इनका काम भी चलता रहेगा। दे शुड नो व्हाट टू डू, दे इनके पॉलिटिशियन हैं एंड इनके एडवाइजर्स हैं, दे शुड टेल देम कि किस तरीके से चलना चाहिए, ताकि आप, जाहिर है एक लीगल केस प्रोसीजर है, इसको टाइम बड़ा लगता है। एफआईए कैसे केस चलाती है, वो जरूरी थोड़ी कि आपने 2 दिन में केस फाइनल करके बैठ जाना है, इट विल टेक सम टाइम। सो इसको आप और अब इन द मीन टाइम इमरान खान को चाहिए कि अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करें, अवाम को रमज़ान में और बजट में बहुत अच्छी रिलीफ दें, अपना वोट बैंक को इम्प्रूव करें, फिर उसके बाद 31 दिसंबर से पहले और हालात ठीक करें। लोगों को हाउसिंग की बात की है आपने, सेहत की बात की है, सेहत कार्ड आपने बड़े कई चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। और द बेस्ट लिटमस टेस्ट चाहिए कि प्राइस कंट्रोल करें, ऑटोमेटिकली जहांगीर साहब हो या पीडीएम हो, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अवाम खुश होने चाहिए, अवाम खुश हैं तो आपकी पार्टी मजबूत है और आप फिर अपने 5 अच्छा, पीडीएम में ब्रिगेडियर साहब क्या वजह है पीडीएम की जानिब से खामोशी है? पीपल्स पार्टी जाहिर है कि वो एक इख्तलाफात का शिकार है पीएमएलएन के साथ, और दूसरी जानिब मौलाना साहब भी खामोश हैं, मरियम नवाज साहिबा भी खामोश हैं, गो के वो बीमार हैं लेकिन वो खामोश हैं। तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च अब एक बार फिर आगे तारीख में बदल जाएगा और लॉन्ग मार्च नहीं होगा? और जो ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि मरियम नवाज बैरून मुल्क जा रही हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है फिर कहीं ना कहीं कि ये बैकडोर कोई डील है? नहीं, डील तो नहीं है, ना कभी जा सकती हैं। और अगर मरियम नवाज बाहर जाती हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये फेडरल गवर्नमेंट को अपना बोरिया बिस्तर भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए कोई और जगह ही नहीं रहेगी। पहले नवाज शरीफ चले गए, अभी ये चले गए, और ज़्यादा मौलाना फजल रहमान तो मेरे ख्याल नाराज़ होकर बैठ गए हैं। जिस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई है, उनका पॉलिटिकल साख को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जमहूरियत की बात की है। देखिए पीपल्स पार्टी के इशू ये है, ये उनको गलत समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, इनके जो लेटेस्ट केसेस जो हैं वो थोड़े से स्लो हुए हैं। अगर आज पीडीए की गवर्नमेंट चली जाती है तो फेडरल में और पंजाब में किसकी गवर्नमेंट होगी? पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी ने क्या गेन करना है? तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगले 2-2.5 साल ये पीटीए की गवर्नमेंट चले। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने फुटस्टेप गेन करें, बराबरी हुकूमत पर नया काम करें, जालों को दोबारा रीऑर्गेनाइज करें, पार्टी को फॉल करें, स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ के एमएनए कुछ सीटें जीतें, सो दैट दे हैव अ कंपटीशन टू कम इन द सेंटर। ये उनका डिजाइन है, जिसकी वजह से ये गलत समझ के उनके नाराज होकर बैठ गए हैं। अदरवाइज अगर याद है जो इमरान खान ने धरना दिया था तो फराज अहसन ने असेंबली में ओपनली पीएमएलएन को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था ये जमहूरियत है, हम इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के साथ हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्शन में धांधली हुई थी। तो आई तब वो जमहूरियत के लिए उनके पॉइंट बड़े स्ट्रांग है। दे वांट कि असेंबली स्ट्रांग हो, लोग असेंबली में आए, जमहूरी तरीके से रवायत को कायम रखा जाए।
ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नासरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन कल NA-75 डस्का का इलेक्शन है। आई होप के 19 फरवरी को जो बाई इलेक्शन की सूरत हाल थी वो ना हो और हम खुशगवार माहौल में ये इलेक्शन होता देखें, और कल हम अपने प्रोग्राम में नताइज के साथ हाजिर होंगे। आज मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।